अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है?
तो स्टूडेंट्स, हमने कल कंपाइलर और इंटरप्रेटर को स्टडी किया था। कंपाइलर जो है वो बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर के लिए सोर्स कोड लिखा। कंपाइलर एक दफ़ा में ही सारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा। जो इंटरप्रेटर है ऑन दी अदर हैंड वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली वो ये है, जो कंपाइलर है ना, जब वो कोड कंपाइल कर लेता है तो वो उसकी सिर्फ एग्जीक्यूटेबल आप शेयर कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम लिखा, आपने सी के अंदर उसकी कंपाइलेशन की, उसकी एग्जी फाइल बन गई, वो बस एग्जी फाइल आप कहीं पे भी शेयर कर दें वो रन हो जाएगी। लेकिन इंटरप्रेटर के लिए जो आप कोड इंटरप्रेटर से रन करते हैं उसका उसके सोर्स कोड के साथ इंटरप्रेटर पैकेज होना ज़रूरी है। मतलब ये, आपने जो भी सोर्स कोड लिखा अगर वो थ्रू इंटरप्रेटर रन होगा और आपने मशीन चेंज किया, आपने कंप्यूटर चेंज किया, आपने किसी और कंप्यूटर पर रन करने की कोशिश की, तो वहाँ पे इंटरप्रेटर पहले इंस्टॉल होगा तो वो चलेगा। तो इंटरप्रेटर रिक्वायर करता है कि आप अपने कोड के साथ इंटरप्रेटर को पैकेज करें ताकि वो जो टारगेट मशीन है वहाँ पे आपका कोड रन हो सके। पेपर के दो सवाल हैं, व्हाट डज कंपाइलर डू, व्हाट डज इंटरप्रेटर डू। इसके बाद ये एक दो कुछ चंद लाइनें थी जो कि अहमियत रखती हैं, वो मैंने हाईलाइट की। नोट दैट कंपाइलेशन डज नॉट हैव टू प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज फॉर सम सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर। ज़रूरी नहीं कि कंपाइलर जो है वो जो आउटपुट जनरेट करे वो मशीन लैंग्वेज कोड ही हो। कंपाइलर का काम वन टाइम पे सारे सोर्स कोड को डेस्टिनेशन कोड में कन्वर्ट करना है। मेजॉरिटी टाइम ये डेस्टिनेशन कोड हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, लेकिन कंपाइलर का काम सिर्फ डेस्टिनेशन कोड प्रोड्यूस करना नहीं है, वो कोई और कोड भी प्रोड्यूस कर सकता है। कंपाइलर का एक्शन है कि वन टाइम उसने सारा कोड जनरेट करना है जो टारगेट कोड है। Compilation is translation of one language into another with full analysis of the meaning of the input. फिर इसके बाद अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर जो अहम चीज़ें मैं वो आइडेंटिफाई कर देता हूँ। Some compilers produce nothing but virtual instructions. For example, Pascal P code, Java bytecode, Microsoft C Com+. जो कंपाइलर है वो ज़रूरी क्योंकि नहीं है कि मशीन कोड ही जनरेट करे। तो जो जावा का सिनेरियो है, जब जावा के अंदर आप अपना कोड कंपाइल करते हैं तो वो एक जावा बाइट कोड की फाइल बना देता है, एक्जी फाइल नहीं बनाता। लेकिन जावा बाइट कोड का एडवांटेज ये है कि जहाँ जहाँ जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड होगी वहाँ वो कोड रन होगा। तो जावा बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपके कंप्यूटर पे विंडोज़ है वहाँ पे भी चल जाएगा वही बाइट कोड, अगर आपके पास लिनक्स है वहाँ चलाएं वहाँ पे भी चल जाएगा। अगर आपके पास मैक का लैपटॉप है तो आप एप्पल का लैपटॉप है अगर वहाँ वो चलाएं तो वहाँ पे भी रन हो जाएगा। जहाँ जहाँ जावा वर्चुअल मशीन अवेलेबल है उधर वो आपका कोड चलेगा। पहले मोबाइल्स के अंदर जावा वर्चुअल मशीन होती थी, जो जार एप्लीकेशंस डाउनलोड होती थी। अभी भी मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन है। हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें जावा वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट करती है, गाड़ियों के अंदर भी, सीडी रोम्स में भी, और बहुत सारी जगहों पे। तो जो आप कोड कंपाइल करेंगे वो मशीन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी प्री प्रोसेसर। कि प्री प्रोसेसर क्या है और ये क्या करता है। प्री प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कोड में से ह्यूमन रीडेबल जो सिंटेक्स है उसको निकाल देता है। अब कंपाइलर को स्पेस से सेमीकोलन इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कंपाइलर को हम ये ओवरहेड नहीं डालना चाहते कि जो सिंटेक्स शुगर है, जो देखने में कोड खूबसूरत लग रहा है, कंपाइलर पहले उसको सीधा करे। कंपाइलर से पहले हम एक मॉड्यूल डालते हैं जिसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। प्री प्रोसेसर जो है वो सोर्स कोड को लेकर ऐसे समरी कोड में, या उसको हम कहते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स के अंदर, टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो कंपाइलर के लिए रिक्वायर्ड है। कंपाइलर को सिर्फ उन टोकन से लेना देना है, उनको सेमीकोलन स्पेसेस इनसे कुछ लेना देना नहीं। अब हम पढ़ते हैं प्री प्रोसेसर रिमूव कंटेंट, रिमूव कमेंट्स एंड वाइट स्पेसेस, group characters into tokens, keywords, identifiers, numbers and symbols, expand abbreviations in the style of macro assemblers,
आइडेंटिफाई हाई लेवल सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर लूप्स सबरूटीन्स। टू सिंप्लीफाई, उसने उन टोकन्स के अंदर कोड को कन्वर्ट करना होता है जो कंपाइलर की रिक्वायर्ड फॉर्मेट है। बाकी जो ह्यूमन रीडेबिलिटी है वो सारी उसमें से कोड में से वो डिलीट कर देता है। फिर प्री प्रोसेसर के बाद हमारे पास अगली एक चीज आती है, उसको कहते हैं हम लिंकर। लिंकर क्या चीज है? अब आपने अगर कभी प्रोग्रामिंग की है, लेट्स सपोज मैं ये ज्यूम करता हूँ कि हम सबने सी प्लस प्लस पे कभी ना कभी काम किया है, तो उसमें हमने ऊपर एक कमांड लिखी होती है इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। हमारा कोड तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या वॉइड मेन के अंदर लिखा जाता है, लेकिन हम ऊपर इंक्लूड करते हैं जी, कोनियो डॉट एच इंक्लूड की हमने, आईओस्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड की, या ग्राफिक्स डॉट एच हमने इंक्लूड की। ये जो लिंकर है इसका काम ये है कि जो आपका कोड है उसके अंदर जो हेडर फाइल से जो जो भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम था वो कॉपी पेस्ट करें। तो कंपाइलर के पास कोड जाने से पहले और प्री प्रोसेसर के बाद, यानी प्री प्रोसेसर और कंपाइलर के दरमियान में लिंकर एग्जिस्ट करता है। जो इंक्लूड फाइल्स होंगी, जो एडिशनल इंक्लूड फाइल्स होंगी, उनको ओपन करके उसमें से कोड, पीस ऑफ कोड को एक्सट्रैक्ट करके आपके कोड के अंदर एम्बेड करेगा, फिर वो कंपाइलर को वो कोड पास करेगा। कुछ लैंग्वेजेस में ये प्री प्रोसेसर और कंपाइलर के दरमियान में आता है, कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये प्री प्रोसेसर से पहले आता है। तो ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर प्री प्रोसेसर का कंपाइल्ड लाइब्रेरी फाइल होगी तो वो प्री प्रोसेसर के बाद आएगी। अगर जो इंक्लूड फाइल हम करें अगर वो प्री कंपाइल्ड नहीं है तो ये प्री प्रोसेसर से पहले आएगी। लेकिन लिंकर का मकसद वो इंक्लूड फाइल्स को कॉपी पेस्ट करना है आपके मेन कोड के अंदर। अच्छा जी, आ जाता है जी पोस्ट कंपाइलेशन असेंबली। Facilitates debugging assembly language easier, isolates the compiler from changing in the format of machine language file. Only assembler must be changed in the share source progression। ये स्लाइड इतनी अहम नहीं है, इसको रहने दें। उसके बाद है जी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। ये प्री प्रोसेसर और असेंबलर बेसिकली जो हम ऊपर प्री प्रोसेसर पढ़ के हैं उसी को आगे फर्दर डिस्क्राइब करें। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आता तो ये पॉइंट्स आपने सिर्फ लिखने हैं। लिंकर का क्वेश्चन आता तो आपने यहाँ जो लिंकर की डेफिनेशन दी हुई है वही बस लिखनी है। आगे ये जो दो स्लाइड्स हैं ये प्री प्रोसेसर को ही कंटिन्यू कर रही हैं। आगे आ जाता है हमारे पास सोर्स टू सोर्स कंपाइलेशन। ये भी प्री प्रोसेसर ही करता है। जो प्री प्रोसेसर है वो सोर्स, क्योंकि जो हमारे पास आता है टोकन वाला कोड, बेसिकली जब एक दफ़ा प्री प्रोसेसर आपके सोर्स कोड को प्रोसेस करता है तो ह्यूमन रीडेबिलिटी को अंदर से रिमूव कर देता है तो टोकनाइज कोड प्रोड्यूस करता है। तो ये सोर्स टू सोर्स कन्वर्जन भी हम कहते हैं जी, प्री प्रोसेसर सोर्स टू सोर्स कन्वर्जन करता है। इसकी वही स्लाइड की एग्जांपल है यहाँ पे। आगे एक कॉन्सेप्ट आता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर बूटस्ट्रैपिंग। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दूँ, व्हाट इज कंपाइलर बूटस्ट्रैपिंग। सवाल है जी कि बूटस्ट्रैप कंपाइलर क्या है? ऐसा कंपाइलर जो कि कोड रन करके अपने आप को प्रोड्यूस कर सके, यानी ऐसा कंपाइलर जो खुद एक कंपाइलर प्रोड्यूस कर सके, उसको हम बूटस्ट्रैप कंपाइलर कहते हैं और इस मेथड को हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। तो ये मैंने बूटस्ट्रैपिंग के आगे डेफिनेशन में लिखी है, अ कंपाइलर दैट कैन कंपाइल इटसेल्फ फ्रॉम द सोर्स कोड। इस प्रोसेस को हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं और ऐसे कंपाइलर को हम बूटस्ट्रैप कंपाइलर कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज ये अहम नहीं है स्लाइड। फिर आ जाता है एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये इसका मैं सवाल यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ, व्हाट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अच्छा, जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है ये वो कंपाइलर है जो काम तो इंटरप्रेटर की तरह करता है, लेकिन ये इंटरप्रेटर से ज़्यादा बड़े कोड को कंपाइल करता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये बल्कि मैंने एक वेबसाइट पे यूट्यूब पे भी ओपन की थी।
अच्छा जी, आप लोगों के सामने स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, ये जो कोड इसने लिखा हुआ लास्ट में मैंने, हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब ये मेन के अंदर ना, मेन के अंदर इसने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। हमारे पास ये अनदर क्लास के अंदर एक फंक्शन है, उसका फंक्शन का नाम है मूव। तो ये क्या कर रहा है, ये उस अनदर क्लास के मूव फंक्शन को कॉल करता है। अब जो कंपाइलर होगा ना, वो जब इस पूरे कोड को कंपाइल करेगा तो वो इस क्लास के इस फंक्शन को भी कंपाइल करके आपकी एग्जी में डाल देगा। लेकिन जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, लेट सपोज मैंने यहाँ अनदर क्लास का मूव फंक्शन तो कॉल किया है, लेकिन मैंने उस इस क्लास में एक और फंक्शन डाल दिया है। वो फंक्शन मैंने डाल दिया है ये ESDF वाला। अब इस क्लास के अंदर मैंने दो फंक्शंस डाल दिए हैं, लेकिन मैं मेन के अंदर सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। तो जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर होगा वो सिर्फ उस कोड को कंपाइल करेगा जो आपने मेन के अंदर कॉल किया है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर उस कोड को कंपाइल नहीं करेगा जो कि प्रोग्राम में कभी यूज नहीं हुआ। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर की डेफिनेशन है कि वो जो कोड के अंदर पीस ऑफ कोड जो मेन के अंदर यूटिलाइज होगा उसको कंपाइल करेगा, जो मेन के अंदर यूटिलाइज ही नहीं होगा या जो कोड कभी यूटिलाइज नहीं होगा उसको कंपाइल नहीं करेगा। इसके दो प्लस पॉइंट्स, इसका प्लस पॉइंट भी और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी के हिसाब से आपका कोड ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। मिसाल के तौर पे जी, मैंने एक एक्जी एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर मैंने ना डिलीट का फंक्शन भी कंपाइल कर दिया। मैंने सोर्स कोड के अंदर एक डिलीट का फंक्शन बनाया, लेकिन मैंने मेन में कभी कुछ डिलीट नहीं किया। मैंने कोड कंपाइल कर दिया। अब जब कभी भी मेरा कोड रन होगा और हैकर उस कोड को ब्रेक करता है तो उसके अंदर उसको डिलीट का फंक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जस्ट इन टाइम कंपाइलर ने डिलीट का फंक्शन कंपाइल ही नहीं किया। मैंने डिलीट का फंक्शन रखा हुआ था, लिखा हुआ था सोर्स कोड में, लेकिन मैंने उसको मेन में कभी इस्तेमाल नहीं था किया। तो जब एक्जी बनी तो एक्जी के अंदर डिलीट का फंक्शन कंपाइल ही नहीं आया, और अगर हैकर मेरी एप्लीकेशन को हैक करता है तो उसको वो डिलीट का जो कंपाइल्ड कोड है वो नहीं मिलेगा, और इस वजह से मेरी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगी। लेकिन इसका नेगेटिव नॉट जो ड्रॉबैक है वो ये है, अगर मैंने एक ऐसी एक्जी एप्लीकेशन बनानी थी जिसके अंदर मैंने ऐसे फीचर डाले हैं जो मैं फ्यूचर में कभी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मैं मेन में नहीं इस्तेमाल करा, लेकिन फ्यूचर में कभी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। इंटरनेट के थ्रू मैं उसकी कमांड एग्जीक्यूट करवा दूँ, या मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया और डिप्लॉय करने के बाद मैं कोड रन करवाना चाह रहा हूँ, तो जो ये वाला सिनेरियो है इसके अंदर मेरे पास जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक काम नहीं करेगा मुझे, क्योंकि मैंने जो फ्यूचर कंपेटेबल कोड है, अभी मेन में तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन मैंने वो उसको लिख के रख दिया और कंपाइल भी कर दिया। नॉर्मल कंपाइलर मेरा डिलीट का फंक्शन कंपाइल कर देगा, लेकिन बाद में अगर मैं वो डिलीट का फंक्शन कॉल करना चाहूँ किसी तरीके से, वो कंपाइल्ड कोड में मौजूद होगा और वो एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास माइक्रो कोड। What is micro? सही। अब जो माइक्रो कोड है इसकी थोड़ी सी स्टोरी यूनिक है। आपने अगर बैचलर किया है तो उसके अंदर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ा होगा, और उसमें आपने ना असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी, जहाँ पे निमोनिक्स होते हैं जी, आपके पास कीवर्ड टोकन्स होते हैं, ऐड, उसके बाद मूव, उसके बाद सबट्रैक्ट, सब। तो ये जो निमोनिक्स है ना, ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज कहलाते हैं। और जो असेंबली लैंग्वेज है ये इटसेल्फ एक इंटरप्रेटर के थ्रू रन होती है, और जो असेंबली लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है ना उसको माइक्रो कोड कहते हैं। जो माइक्रो कोड है इसके बारे में पढ़ते हैं। असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन सेट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, इट रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज रिटन इन लो लेवल इंस्ट्रक्शन। जो इंटरप्रेटर है वो सारे का सारा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसको माइक्रो कोड और फर्मवेयर भी कहते हैं, which are stored in read only memory and executed by the hardware। जो माइक्रो कोड है जो असेंबलर का काम करता है वो रीड ओनली मेमोरी में आपके सेव होगा, और वो एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। जो इवन आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट, आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है और जो रन कर रहा है कोड,
वो उस लो लेवल कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। प्रोसेसर बेसिकली एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की मशीन है जो कि इतनी हाई स्पीड पे काम करती है कि आपको पैरेलल काम करता लगता है। यानी अगर प्रोसेसर का देखा जाए और आप नैनो सेकंड्स की स्पीड पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको, तो आपको ये पता चलेगा कि प्रोसेसर तो एक टाइम में सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो एक्चुअली प्रोसेसर एक इंटरप्रेटर के एग्जीक्यूशन मॉडल को फॉलो करता है, लेकिन उसकी स्पीड एग्जीक्यूशन की इतनी तेज है कि उसके अंदर मल्टीपल काम इकट्ठे होते हुए आपको नजर आते हैं। अच्छा, क्लास हमारा यहाँ पे इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर और उसके अलावा जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आखिरी स्लाइड है, जो आखिरी स्लाइड है वो, अच्छा जो स्लाइड मैंने कवर नहीं ना की, मैं वो यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जब ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं अपडेटेड स्लाइड भेज दूंगा। तो ये दोबारा जो हमारे पास है ये कंपाइलर से रिलेटेड स्लाइड है, लेकिन ये उस सिनेरियो में जहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, मिसाल के तौर पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सिलिकॉन कंपाइलेशन, क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर कंपाइलेशन इंटरप्रेट ये भी डिलीट कर दी मैंने। बूटस्ट्रैपिंग अहम है, सोर्स टू सोर्स कंपाइलेशन अहम है, सी प्री प्रोसेसर इतना अहम नहीं है, कंपाइलर ये इतना अहम नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्लाइड्स ये मैंने अपडेट कर दी हैं क्लास। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इन स्लाइड्स में से जो जो सा भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया। क्लास आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेशन एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। खुदा न खास्ता अगर किसी पे मुश्किल वक्त अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे, अपने दोस्तों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखें, और मोमेंट जो है वो नाउम्मीद नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।